नमस्कार दोस्तों, आपके फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, सिग्नल जैसी मैसेजिंग एप्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज, इन सब में एक बहुत ही बड़ा और भयंकर बदलाव आ सकता है क्योंकि सरकार ने नए आईटी रूल्स पास किए हैं जिनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी उठी है। क्या है ये एग्जैक्टली आईटी रूल्स और कैसे ये आपको अफेक्ट करेंगे और क्यों इन पर इतनी कंट्रोवर्सी उठी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इन रूल्स को एग्जैक्टली कहा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। बेसिकली ये इंटरमीडियरीज पर फोकस करते हैं। क्या है इंटरमीडियरीज? मान लो एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है जो एक टूथपेस्ट बनाती है और अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करती है आपके पड़ोस में दुकान तक। और जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो आप अपनी पड़ोस वाली दुकान में जाकर उस टूथपेस्ट को खरीदते हैं। अब यहां पर वो जो दुकान है बीच में, जो दुकानदार उसमें काम करता है, उसने ना टूथपेस्ट बनाई है ना वो उस टूथपेस्ट को खुद इस्तेमाल कर रहा है, बस वो टूथपेस्ट को लेता है उस कंपनी से और आपको बेच देता है। ऐसे केस में वो दुकानदार इंटरमीडियरी हुआ, एक थर्ड पार्टी जो दो पार्टीज के बीच में डील को एग्जीक्यूट कर रही है। उन्हीं की वजह से दो पार्टीज के बीच में डील हो रही है। अब और इंटरमीडियरीज कौन हुए? फेसबुक, जिसके जरिए आप अपने दूसरे दोस्त के साथ बात कर पाते हैं, फेसबुक यहां पर एक इंटरमीडियरी है। अब अगर लीगली बात करें तो इंटरमीडियरीज को कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं। 2008 में एक बड़ा फेमस केस हुआ था जहां पर आईआईटी के एक स्टूडेंट ने एक ऑब्सीन एमएमएस का वीडियो सेल पर डाल दिया था बाजी.com पर। अब बाहर से देखने में लग नहीं रहा था कि वो एक एमएमएस का वीडियो था जब तक आप उसके अंदर क्लिक करके नहीं देखते थे। जब किसी ने ये पॉइंट आउट किया तो बाजी.com ने उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। लेकिन जो क्राइम ब्रांच थी दिल्ली पुलिस की, उन्होंने इस मैटर को देखा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चार्जशीट फाइल करी गई उस आईआईटी के स्टूडेंट के ऊपर जिसने वो लिस्टिंग डाली थी, जिसने वो वीडियो डाला था। और साथ ही साथ एक चार्जशीट फाइल करी गई, एक्यूज किया गया वेबसाइट के ओनर को, बाजी.com के ओनर को। अब ऐसे केस में सोचकर देखिए दोस्तों, क्या यहां पर उस वेबसाइट पर ब्लेम डालना सही है? वेबसाइट को पहले तो पता भी नहीं था कि वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। जब पता चला तो उन्होंने इस कंटेंट को हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी उस वेबसाइट को अक्यूज्ड माना जाता है। सिमिलरली अगर आपके पड़ोस में जो दुकानदार है वो एक ऐसी टूथपेस्ट बेचता है जिसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स डले, लेकिन उस दुकानदार को कुछ अंदाजा ही नहीं है कि इस टूथपेस्ट में ये कमियां हैं, इस टाइप के केमिकल्स डले हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, तो क्या आपके पड़ोस वाले दुकानदार को पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए या फिर यहां पर ब्लेम जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी पर? लॉजिकली सोचा जाए तो इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है और कोर्ट्स ने भी यही डिसाइड किया। वो बाजी स्टोर वाले केस में कोर्ट ने कहा कि बाजी स्टोर के ओनर की यहां पर कोई गलती नहीं है और यह बहुत अनफेयर है उस ओनर को अरेस्ट करना इस केस में। और इसी रीजन से इंटरमीडियरीज को कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं कि वो प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है अगर वहां पर कोई यूजर, उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाला कुछ गलत ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालता है, वहां पर उस यूजर की गलती होती है। अब अगर हम नए सोशल मीडिया रूल्स की बात करें जो सरकार ने हाल ही में पास किए हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन इंटरमीडियरीज की जो इम्यूनिटी है इन्हें काफी हद तक हटा दिया गया है। तो एग्जैक्टली क्या है ये रूल्स, आइए इनके मेन प्रोविजंस को देखते हैं। सरकार ने बेसिकली एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू इन नए रूल्स को इशू किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट्स में सरकार ने डेफिनेशंस और टर्म्स लिखी है इन इंटरमीडियरी रूल्स की। पार्ट 2 में इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोकस किया है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सिग्नल, टेलीग्राम, ट्विटर। और पार्ट 3 में इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज पर फोकस किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने तक का समय दिया है कि ये एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करें। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बेसिकली इंश्योर करेगा कि ये जो नए आईटी के रूल्स हैं ये फॉलो किए जा रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन 2400 घंटे 24/7 टच में रहेगा, कोऑर्डिनेशन में रहेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। और रेजिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कंप्लेंट्स लेने के लिए यूजर्स की तरफ से इन रूल्स को कंसर्न करते हुए। ग्रीवियंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर और रिजॉल्व किया जाए 15 दिन की टाइमलाइन के अंदर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रिक्वायरमेंट की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिसकी वजह से कई छोटे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स डिस्करेज हो सकते हैं इंडिया में कंटिन्यू करने से। इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग इन इंटरमीडियरीज को हर साल एटलीस्ट एक बार अपने यूजर्स को रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे कि अगर आप कुछ भी इलीगल करोगे तो ये आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन इंटरमीडियरीज को एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी जिसमें डिटेल्स लिखी होंगी कि
हर महीने कितनी कंप्लेंट्स इन्होंने रिसीव करी, कितनी पर इन्होंने एक्शन लिया और क्या कंटेंट था जिस पर इन्होंने एक्शन लिया। जो डेटा रिटेंशन पीरियड है उसे डबल कर दिया गया है 6 महीने तक इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस से। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप अपने अकाउंट बनाओगे और उन्हें डिलीट भी कर दोगे उन अकाउंट्स को, तो भी 6 महीने तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा रख सकते हैं अब, क्योंकि सरकार उन्हें परमिशन दे रही है। इनफैक्ट सरकार उन्हें करने को कह रही है। और ये मत भूलिए कि देश में आज के दिन तक एक ढंग का डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा कौन सा डेटा लेंगे, कौन से डेटा को स्टोर करेंगे 6 महीने तक, हमें इसका कोई आइडिया तक नहीं रहेगा। लेकिन सबसे भयंकर चीज इन नए रूल्स में यह है कि इन इंटरमीडियरीज को ट्रेसिंग इनेबल करनी पड़ेगी of the originator of information on their platform if required by a court of competent jurisdiction or a competent authority। मतलब अगर सरकार मांगे तो इन प्लेटफॉर्म्स को फर्स्ट ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मान लो अगर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड फैलाया जा रहा है, उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को पहले किसने लिखा था, कहां से वो मैसेज आया था, तो ये इंफॉर्मेशन अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देनी पड़ेगी सरकार को, अगर सरकार मांगे तो। सेम विद द फेसबुक पोस्ट या फिर कोई ट्विटर अकाउंट। अब टेक्निकली व्हाट्सएप और सिग्नल में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप और सिग्नल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। तो इन्हें खुद नहीं पता कि वो मैसेज कहां से आ रहा है और उस मैसेज का क्या कंटेंट लिखा जा रहा है। तो अगर सरकार के नए रूल्स को कंप्लाई करना है व्हाट्सएप, सिग्नल जैसी एप्स को, तो इन्हें कहा जा रहा है कि अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। और यह आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की मदद से ही आपके मैसेज कोई तीसरी पार्टी नहीं पढ़ सकती। लेकिन अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटा दिया जाएगा तो किसी और के लिए आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना बड़ी आसानी से पॉसिबल हो पाएगा। जो पहले हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप को लेकर, जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है, ये करना उस प्राइवेसी पॉलिसी से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा आपकी प्राइवेसी के लिए। मेरी राय में सिग्नल और टेलीग्राम जैसी एप्स ये करने से डिनाई कर देंगी, और ऐसे केस में हो सकता है कि सरकार इन एप्स को इंडिया से परमानेंटली बैन ही कर दे। और इन नए रूल्स में अलग अलग रीजंस दिए गए हैं कि सरकार किन रीजंस की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। कुछ रीजंस बड़े ऑब्वियस हैं कि जहां पर सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है या चाइल्ड अब्यूज पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं कि कोई कंटेंट अगर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर होगा तो। अब ये एक इतनी ब्रॉड टर्म है कि कल को सरकार बोल दे कि यहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट दिखाना भी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, या फिर सरकार को क्रिटिसाइज करना भी पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। इतनी ब्रॉड टर्म्स यूज करने का मतलब है कि सरकार इनका मिस यूज बहुत आसानी से कर सकती है। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा दोस्तों, सरकार ने ट्विटर को कहा था कि इन ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दो इंडिया में। ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को बैन कर दिया था, लेकिन कुछ को बैन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पीछे कोई लेजिट रीजन नहीं था। बस उन अकाउंट्स में यह दिख रहा था कि वो अकाउंट्स सरकार को क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं और फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लग रहे हैं। बस इसी रीजन की वजह से सरकार उन अकाउंट्स को बैन करवाना चाहती थी। ट्विटर ने करने से मना कर दिया। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आज के दिन जो सरकार ये नए रूल्स लाई है, ये इसी रीजन से लाई है कि ट्विटर जैसी कंपनीज मजबूर हो जाएं एक्शन लेने पर। अगर आज के दिन अब ट्विटर मना करेगा ट्विटर पे अकाउंट्स बैन करने से, तो सरकार अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करवा सकती है ट्विटर के अगेंस्ट। दूसरी तरफ जहां तक डिजिटल न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि ओटीटी और डिजिटल न्यूज को रेगुलेट करने से क्या खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे देश की डेमोक्रेसी पर और फ्रीडम पर। अब ये नए रूल्स एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं, इन्हें रेगुलेट करना चाहते हैं। अब कुछ चीजें अच्छी हैं इन नए रूल्स में, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ क्लासिफाई करने को कहा गया है अपने कंटेंट को 5 एज कैटेगरीज में, U7+, 13+, 16+ और A कैटेगरी, जो कि मैं मानता हूं अच्छी चीज है। पता होना चाहिए जब कोई कंटेंट देखने जा रहा है नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम पर, तो वो कौन सी एज के लिए सही है। पेरेंटल लॉक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लमैटिक पार्ट ये है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज को कहा गया है कि इन्हें कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ये कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जो कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के खिलाफ होगा, एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, सिक्योरिटी को खतरा पहुंचे जिससे देश की, विच इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जो वायलेंस को इंसाइट करे। अब इन सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जायज है ये रूल्स की कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जो देश के अगेंस्ट जाए या वायलेंस को इंसाइट करे। लेकिन एंड में इन्होंने एक और फ्रेज ऐड कर दिया है फिर से, और एनी कंटेंट विच डिस्टर्ब्स पब्लिक ऑर्डर। अब क्या है ये पब्लिक ऑर्डर?
अब ये सरकार के ऊपर है, यहाँ पर सरकार को जो जायज लगेगा यहाँ पर वो कह देगी कि ये कंटेंट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, ये कंटेंट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। ये फिर से एक बहुत ही ब्रॉड टर्म बीच में घुसाई गई है जिससे कि मिसयूज के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स में यह भी लिखा है कि दे मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन इंडियाज मल्टी रेशियल एंड मल्टी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज ड्यू कॉशन एंड डिस्क्रिशन while featuring activities, beliefs, practices और views of any racial or religious groups। अब हम सब जानते हैं कि आजकल देश में लोग कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर ऑफेंड होने लग गए हैं। आज के दिन कोई भी कंटेंट बनाओ, कोई ना कोई ग्रुप तो उससे ऑफेंड हो ही जाता है। और लास्टली एक और बड़ा खतरनाक पॉइंट इन नए रूल्स में इमरजेंसी ब्लॉकिंग पावर्स दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को उन केसेस में जिन केसेस में नो डिले इज एक्सेप्टेबल। अब भाई कौन से केसेस हैं जिनमें नो डिले इज एक्सेप्टेबल, ये नहीं डिफाइन कर रखा। अब इनकी जो मर्जी होगी ये कहेंगे कि इन केस में भाई कोई डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इंस्टेंटली इमरजेंसी ब्लॉक करवाएंगे इस कंटेंट को ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इनकी मर्जी चाहे। कई एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि ये नए रूल्स देश के बुनियादी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देंगे। जरा सोचकर देखिए, अकाउंट्स को ब्लॉक करना, ये डिसाइड करना कि ये कंटेंट गलत है, ये कंटेंट सही है, ये कंटेंट किसी धर्म के खिलाफ जाता है, ये कंटेंट वायलेंस को इंसाइट करता है, ये काम किसका है? ये हमारी जुडिशरी का काम है, हमारे तीसरे पिलर का काम है ये, ना कि हमारे एग्जीक्यूटिव का। आज के दिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इन चीजों से, अगर किसी को लगता है कि कोई कंटेंट सही में वायलेंस को इंसाइट करने लग रहा है, तो वो आसानी से कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए ऑलरेडी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सरकार को यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई कि बीच में टांग अड़ानी और यहां पर कहना है कि नहीं, हम तो कोर्ट हैं, यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट एक्सेप्टेबल है, कौन सा यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई फिर कोर्ट की जरूरत ही क्या हुई ऐसे केस में? यहां पर क्या 4 पिलर रख रखे हैं डेमोक्रेसी के? हटा दो, गिराकर एक ही पिलर बना दो। नहीं करना तो ये मीडिया को खुद कंट्रोल करना है, उसके बाद जुडिशरी की भी जरूरत नहीं करनी, सभी कुछ खुद से डिसाइड करना है, तो क्या जरूरत है फिर इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की? पॉइंट यह है कि सरकारें पॉलिटिकल पार्टीज से बनती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बायस्ड होती हैं, कभी भी रूल्स को फेयर तरीके से अप्लाई नहीं होने देती। खुद ही देख लीजिए कितनी स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है जहां पर जो रूलिंग पार्टी के गुंडे होते हैं उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं उन्हें झक से हटा दिया जाता है। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने ऊपर करे गए केसेस को हटाने लग रहे हैं और रूल्स को ऐसे अप्लाई किया जाता है कि बाकी सब के लिए यहां पर रूल्स अलग हैं और जो हमारी रूलिंग पार्टी है उनके लिए रूल्स अलग हैं। वो कितनी गुंडागर्दी करें, कुछ करें, उन पर कभी भी सेम रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। और इसी रीजन से यहां पर एक तीसरा पिलर एग्जिस्ट करता है, जुडिशरी, जिसका काम यह है बाकी पिलर्स को चेक में रखना, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन रहे। अब अगर यहां पर हम सॉल्यूशंस की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि कोर्ट इन नए रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता या फिर जितनी भी देर लगती है ऐसा होने में, आप लोग अपनी प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके दौरान? आप लोगों को यह ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों के लिए पर्सनली वो फर्स्ट ओरिजिनेटर वाला रूल सबसे खतरनाक है। तो अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए पहले अपने आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिससे कि आपकी लोकेशन हिडन रहे, और ये आप कर सकते हैं वीपीएन के द्वारा। अगर आप सिर्फ किसी ब्लॉक्ड कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फ्री वीपीएन भी काफी है, बहुत से फ्री वीपीएन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी तैयार करना चाहता हूं वो एक ऐसा केस है जिस केस में व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी एप्स अगर अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा देती हैं। वैसे अगर सिग्नल नहीं हटाती अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन और इंडिया में इसे बैन कर दिया जाता है तो भी आप वीपीएन का ऐप यूज करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप मान जाता है कि हम हटा रहे हैं अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंडियन सरकार की सुनने के लिए, तो ऐसे केस में ये आपके नंबर का इस्तेमाल करके आप तक पहुंच सकते हैं। और अपने नंबर को प्राइवेट रखना यहां पर आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपकी आइडेंटिटी आपके फोन नंबर से लिंक्ड है। इस लिंक को तोड़ने के लिए कोई इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीद के आइए, अगर आपके पास एक्सेस है ये तो। इंडियन सिम कार्ड्स मत इस्तेमाल कीजिए, किसी बाकी कंट्री में जाकर अगर आप सिम कार्ड खरीदेंगे तो ये लिंक टूट जाएगा। आप में से जो लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते उनके लिए एक सजेशन है, इंटरनेट पर जाकर आप एक वॉइप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप चालू करने के लिए। ये ऐसे इंटरनेशनल फोन नंबर्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इंटरनेट के ही द्वारा। ये करने के लिए कई वेबसाइट्स हैं, जैसे कि रिंग सेंट्रल एक वेबसाइट है, नहीं तो गूगल पे आप सर्च करेंगे वॉइप नंबर और काफी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ये करने के। तो बेसिकली 2 चीजें हैं, आपका फोन नंबर और आपका आईपी एड्रेस। इन दोनों को अगर आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे तो आपकी आइडेंटिटी प्राइवेट रहेगी।
और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं राइट टू प्राइवेसी में, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट भी बिलीव करते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि सरकार ये जो कर रही है ये सही नहीं कर रही, ये आपकी प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है, हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। अगर सरकार का सही में इंटरेस्ट है जनता के लिए काम करने में, तो सरकार पहले एक डेटा प्राइवेसी लॉ लेकर आए जिससे कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे, ना कि आपके डेटा को यहां पर और लीक करने के चांसेस बढ़ाए जाएं, एंड टू एंड इंक्रिप्शंस को तोड़ा जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, क्योंकि आप सबको इसकी जरूरत पड़ सकती है शायद आने वाले टाइम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।